हमारी कुछ माँ बहनें वो डांस कर रहे थे। इतना देर तक डांस करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके लिए भी तालियां बजाओ। और जो गणमान्य है, इतने देर से ये लोग बैठे हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं सब लोग, ये सब लोग का मैं आभार मानता हूं। ये आपके सामने लिखा हुआ है बिरसा ब्रिगेड वर्धापन दिवस। आज शिव जयंती है। वर्धापन दिवस का मतलब क्या होता है मराठी में? वर्धापन दिवस का मतलब वाड़ दिवस, उसकी स्थापना दिवस। बहुत कम होता है ऐसा। हम व्यक्तियों का वाड़ दिवस देखते हैं, लेकिन संगठन का वाड़ दिवस ये आपको दिखने में बहुत एक नया टाइप का ये दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक इतिहास है। जिस बिरसा ब्रिगेड को आप लोग महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, आसाम में, नागालैंड में देखते हैं, वो बिरसा ब्रिगेड ऐसे ही अस्तित्व में नहीं आया। बिरसा ब्रिगेड की जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी। तब मैं स्टूडेंट था और मैं जेल में था तब। जेल में जाने का कारण दूसरा। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक हलफनामा दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस, पूरे विश्व के देशों का संगठन, जिसको जैसे आप भारत का संविधान है उसको आप लोग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, राष्ट्रीय संविधान बोलते हैं, लेकिन पूरे देशों का संयुक्त रूप से जो संविधान होता है उसको इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संविधान। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सरकार से पूछा कि आपके देश में आदिवासी रहते हैं क्या, और अगर आदिवासी नहीं रहते हैं या रहते हैं तो किस अवस्था में है। ये 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सरकार को पूछा। साथियों, भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र संघ में हलफनामा गया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये जो बातें की जा रही है, आदिवासी डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, आपको सिर्फ बेटा या बाप बोला जा रहा है, लेकिन उसकी मान्यता नहीं मिलेगी। भारत सरकार ने यह मान्यता संयुक्त राष्ट्र संघ में रख दी कि भारत में आदिवासी लोग नहीं रहते हैं, और बहुतांश आदिवासी भील वंश के, बाकी वंश के जो आदिवासी है, जो जिस भाषा का वापर करते हैं वो संस्कृत जैसी भाषा है, उससे मिली जुली भाषा है, इसलिए उनका आदिवासी होना संभव नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का स्टेटमेंट था। इसने भारत के तमाम आदिवासियों के हजारों साल के इतिहास को खत्म कर डाला। आप बोल रहे हो अपने आप को आदिवासी,
लेकिन आपको आदिवासी की मान्यता नहीं है। संविधान बनने के पहले आप आदिवासी थे करके आपको संविधान में मान्यता मिली। भारत के संविधान बनने के पहले आप आदिवासी थे, जिसको अंग्रेजों ने भी मान्य किया, आपको एबोरिजिनल बोला। तब जाके आपके हिस्से में आरक्षण आया, आपके हिस्से में 5वीं अनुसूची आई, आपके हिस्से में एक पहचान आई संविधान बनते वक्त। और उसका एक डिबेट हुआ, उस पर डिस्कशन हुआ, जिसको संविधान पूर्व बहस बोलते हैं, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट। उसमें डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बोला कि जो जनजाति के लोग हैं यही इस देश के आदिवासी है, यही इस देश के एबोरिजिनल पीपल है। जब जयपाल मुंडा और बाबा साहब का डिबेट चल रहा था, उसको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2010-2011 में बोला कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। दे आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत के मूल मालिक है, प्रथम नागरिक है, उनको ये सम्मान मिलना चाहिए। साथियों, भारत में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भी भारत सरकार ने अभी तक के इस देश के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता नहीं दी। उनको आदिवासी है करके मान्यता नहीं दी। संविधान मान्यता देता है, लेकिन इस देश की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो आदिवासियों को मान्यता नहीं देते हैं। और इसी हलफनामे के खिलाफ में बिरसा ब्रिगेड का निर्माण हुआ। 1993 में पहली बार बिरसा ब्रिगेड का निर्माण हुआ। और बिरसा ब्रिगेड का जो निर्माण था, हमने खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के दिन ही किया। वो इसलिए किया, जो यहां का मराठा है, जो यहां का ओबीसी है, जो यहां का दलित है, जो यहां का अल्पसंख्यक है, वो आदिवासियों का वंशज है। संभाजी महाराज ने बोला था, आप अभी बोल रहे थे मावड़े, संभाजी महाराज ने आदिवासियों को मालिक बोला। मालिक बोला, मालिक ते मालिक है। ये आदिवासी महिलाओं को कारबारिन बोले। उस संस्कृति को समझा उन्होंने, क्योंकि जब आपके पास आरक्षण नहीं था, आपका घर चलता था, उस घर की पूरी बागडोर आदिवासी महिला के हाथ में थी। शिवाजी महाराज को यह बात मालूम थी। शिवाजी महाराज ने जो हिंदू स्वराज्य की जो बात करी, वास्तविकता में वो अलग था। शिवाजी महाराज ने श्री राम नहीं बोला, हर हर महादेव बोले। हर हर महादेव के पीछे का एक लॉजिक है। ये केवल मराठी में पढ़ने वाला शब्द नहीं है, इसको गोंडी में भी बोलते हैं। ये प्री द्रविडियन लैंग्वेज का, यानी द्रविडियन पूर्व भाषा का एक हिस्सा है। शिवाजी महाराज ने उस वक्त इस बात का उल्लेख किया। शिवाजी महाराज ने अपनी मां को अपना राजा समझा। शिवाजी महाराज के ही प्रशासन में महिलाओं का स्थान बराबरी का था। आप मेरे को किसी दूसरी जगह बता दीजिए कि किसी महिला को रानी बनाया गया क्या। दो उदाहरण मिलते हैं, एक रानी दुर्गावती को और दूसरी जिजाऊ को। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जिस क्षेत्र में शिवाजी महाराज के किले थे वो क्षेत्र आदिवासियों के थे।
सेना आदिवासियों की, जमीन आदिवासियों की, लोग आदिवासी, संस्कृति आदिवासी, तो निर्णय भी आदिवासियों का। इसलिए जिजाऊ को ये स्थान मिला है, इसके पहले कहीं उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। हमने दो शिव के बारे में बात कर रहे हैं आज। जहां आप लोग बैठे हैं वो एक स्थान, भारत के जितने 12-13 कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे आदिवासियों की जमीन पर है। इसको प्रूव कर सकते हैं। एक बुजुर्ग ने बोला, मैं आ रहा था नासिक के प्रोग्राम में, मैं जा रहा था, पवार साहब का को बुलाए थे प्रोग्राम में जा रहा था। एक बुजुर्ग ने मेरे को बोला, अरे काय लावला तुझे नाव सतीश पिंडा में हो दादा, तू काय म्हणत होता रे आमच्या महादेवाला? तू हंसता है, तू बोलता है महादेव को तीसरे नंबर का भगवान बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश, जब आदिवासी संस्कृति में महादेव था तो पहले नंबर का प्लेयर, जब ब्राह्मणवादी संस्कृति में महादेव गए तो तीसरे नंबर का प्लेयर। देवादी देव महादेव, तू काय म्हणत आहे रे म्हणे? तुला माहित आहे का राम हिंदू आहे म्हणे, शिव सिंधू आहे म्हणे। शिवाचा संबंध जे आहे सिंधू संस्कृतीतून आलेला आहे म्हणे। मैं चुप हो गया, मैं थोड़ी देर तक के कुछ नहीं बोला। एक बुजुर्ग आदमी जिसको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं समझती, उस आदमी ने मेरे को समझाया, तब मेरे को समझ में आया शिव का महत्व क्या है। फिर मैं वेदों का अध्ययन किया तो उसमें शिव का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देवादि देव महादेव, गॉड ऑफ गॉड, शिव ये प्रकृतिवादी देव है। ये बाद में आया, वो शिव पुराण वगैरह सब तो 2000-1500 पहले की बात है। लेकिन सिंधु संस्कृति में शिव का उल्लेख जितने आदिवासियों के नाम है, चाहे मुंडा हो, असुर हो, महादेव कोड़ी हो, ठाकर हो, वारली हो, पावरा हो, भील हो, ये शिव के नाम है। इसलिए शिव जो है ये आर्यों के आने के बाद का भगवान नहीं है, ये आर्यों के आने के पहले का भगवान है। और जो आदिवासी संस्कृति है उसकी विशेषता ये है, वो शिव को नहीं उसकी मां को मानते हैं, जिसका मंदिर बाजू में है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कलमजाई। कलमजाई के 7 मूर्तियां मिली है सिंधु सभ्यता में। मैडम आप इसको ध्यान रखो, उसके 7 एविडेंस मिले। इस देश में एक नई चर्चा शुरू होने जा रही है। मराठाओं ने शिव को क्यों माना, ओबीसी ने शिव को क्यों माना, दलितों ने शिव को क्यों माना? क्योंकि वो आदिवासियों के वंशज है। ये आदिवासियों के वंशज है, इसलिए अपनी जो बिरसा ब्रिगेड का मिशन है, ये उसका स्टेटमेंट है कि आदिवासी इस देश के मालिक है और इस देश के मराठा, ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी ये उनके वंशज हैं। लेकिन खुलेआम इस देश में आदिवासियों को वनवासी बोला जा रहा है। आपकी पहचान खत्म करने की बात कर रहे हैं। आने वाला समय अंतरराष्ट्रीय संविधान का है। आज तुम्हारा आरक्षण खत्म हो गया है। दादा 100 में 10 पोस्ट निकलना, इसको आरक्षण नहीं बोलते। जहां 10 लाख लड़के बेरोजगार है, वहां तुम 1000 पोस्ट भी निकालोगे तो बाकी लड़कों का क्या होगा? आरक्षण से समाज खड़ा नहीं होने वाला है, समाज स्वरक्षण से खड़ा होने वाला है। आज तुमको जिंदा रखने की लड़ाई लड़ना है अपने समाज को। ये जिंदा रखने की लड़ाई आपको
आप तभी जीत सकते हैं जब राष्ट्रीय संविधान के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संविधान में भी तुम्हारे लिए संरक्षण मिले। क्योंकि भारत का ही नहीं, विश्व के सभी मानव जातियों में सबसे बुरी हालत भारत के आदिवासियों की है। विश्व का सबसे गरीब आदमी कालाहांडी में मिलता है, उड़ीसा में, और उसकी डेली इनकम है 35 पैसे। कभी बताते 1 रुपए 35 पैसे। अरे 1 रुपए 35 पैसे में तो कैडबरी चॉकलेट नहीं आती, रोटी कहां से आएगी? ये भील है, ये महादेव कोड़ी है, ये वारली है, ये पावरा है। ये छोटी छोटी दुकान बना के अपने आदिवासी समाज में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने काम किया है। इस समाज को एक जगह लाने के लिए क्या काम कर रहे हैं आप? मैं नहीं बोलता हूं, ये टेस्ट बोलता है, डीएनए टेस्ट बोलता है, एंथ्रोपोलॉजी बोलती है कि पूरे विश्व के आदिवासियों की संस्कृति समान है, उनका डीएनए समान है, उनकी अवस्थाएं समान है। लेकिन समाज समान है क्या? ये वारली और पावरा का नहीं पड़ता है, ठाकर और महादेव कोड़ी का नहीं पड़ता है, उधर गोंड और प्रधानों का नहीं पड़ता है, उधर भील और बाकी मीनाओं का नहीं पड़ता है। जबकि तुम्हारा ब्लड एक है, तुम्हारी संस्कृति एक है, तुम्हारा डीएनए एक है, तो समाज भी तो कौन काम कर रहा है इसको? अरे आप इसलिए जिंदा हो क्योंकि समाज जिंदा है। जिस दिन समाज नाम की संस्था खत्म हो जाएगी, उस दिन आपको कोई पूछेगा नहीं। अभी तो आदिवासी बच्चों का खून बिक रहा है, आदिवासी लोग खून बेच रहे हैं, गवर्नमेंट मान नहीं रही, लेकिन सच्चाई है ये। 800 रुपए में आदिवासी अपना खून बेचते हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिलता है। कोई किडनी बेच रहा है, कोई अपने गर्दन की हड्डी बेचता है, कोई अपने बच्चे को बेच रहा है, कोई लड़कियों को बेच रहे हैं। ऐसी हालत भारत में कौन से समाज की है? किस समाज की है? केवल आदिवासियों। पेट पे बच्चा और मजदूरी करते हुए वो पूरे धूप में काम करती है, क्या प्रोटेक्शन है उसको? बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया मैडम आपने, जो आपने विषय लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैडम के लिए तालियां बजाओ। सवाल ये खड़ा होता है को कोई पूछता नहीं है कि 12 साल की आदिवासी लड़की ने अपने हाथ में बंदूक क्यों ली? जिसको मासिक भी नहीं होता है वो बच्ची को नक्सलवादी बोला जा रहा है, वो लड़की के हाथ में हथियार दिख रहा है। ऐसी अवस्था किसकी है? कौन से समाज की लड़की बंदूक लेकर लड़ रही है? जहां जहां मिनरल्स है, जहां जहां कोयला है, जहां जहां जंगल है, जहां जहां वन संपत्ति है, वहां वहां नक्सलवाद है। ये इको टूरिज्म के नाम पर जो विस्थापन हुआ है वो आदिवासियों का हुआ है। भंडारदरा का पानी आदिवासियों को जितना उपयोग नहीं होता, बाकी लोगों को ले होता है। ये मंदिर आदिवासियों का, जमीन आदिवासियों की, सब आदिवासियों का, लेकिन उस पर कब्जा दूसरों का। ये लड़ाई किसी समाज के खिलाफ में नहीं है, ये बेसिक लड़ाई है। और इस सामाजिक लड़ाई को अकेले में नहीं लड़ सकते आप। आता कार्यक्रम झाला आणि आपण आपला घरी जाऊ, नंतर बघू। मैं पिछले 10 साल से चिल्ला रहा हूं कि एक घर से 1 रुपए रोज जाना चाहिए मिशन के लिए। 40,72,000 तुम्हारी पॉपुलेशन है, 32,000 फैमिलीज है। एक परिवार से अगर 1 रुपए भी रोज गया तो 32 लाख रुपए तुमको रोज मिल सकते हैं। आपका जो पढ़ा लिखा बच्चा है, आप उसके घर में उसको घर बैठे उसको मानधन पर काम से लगा सकते हैं, उसका पेट भर सकता है, उसको जॉब दे सकते हैं।
ना हमारे बच्चे ITI कर रहे हैं। 10वीं पास हुआ, फेल हुआ वो, तो उसके बाद वो कभी पास ही नहीं होता। 12वीं पास हुआ, कभी वो गांव के पास से बाहर निकलता नहीं, उसकी 13वीं हो जाती है, उसको जॉब नहीं मिलता। सर्वे भी नहीं है। कुक्कुट पालन की योजना देते हैं आदिवासियों को, सुअर पालने की योजना देते हैं आदिवासी को। कोई काम निकलता है आदिवासी डिपार्टमेंट से तो आदिवासी समाज के लोग कम खुश रहते हैं, ठेकेदार और अधिकारी ज्यादा खुश रहते हैं। साहब मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी के 24 साल मैंने यही काम किया। मैं भी इंजीनियर था, मैं भी क्लास 1 ऑफिसर था। मैंने ये नौकरी छोड़ दी और टोटल यही काम किया, शादी भी नहीं किया। इसका मतलब गलत मत समझना, क्योंकि कुछ लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं, अरे खुद तो नहीं कर रहा लेकिन तेरे साथ आधे से ज्यादा लोग शादी नहीं किए, इसका क्या नाम है? ये मिशन है। आपको जिंदगी देनी पड़ेगी, तब जाके आपकी पीछे आने वाली पीढ़ी बचेगी। एक आमदार बनाओगे तो 5 साल काम देगा आपको। एक कार्यकर्ता बनाओगे ईमानदारी से तो जिंदगी भर काम करेगा समाज। वो होता है मिशन। इस समाज का निर्माण कैसे करेंगे, इस समाज को बचाएंगे कैसे, इसके अधिकारों को कैसे बचाएंगे, इसकी पहचान को कैसे बचाएंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। सब फांदे तोड़ने के चक्कर में है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो आदिवासी शादी करते हैं दादा, उनको हिंदी मैरिज एक्ट के हिसाब से पैसा मिलता है। पिछली गवर्नमेंट में हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से उनको पैसा दिया गया, आदिवासी मैरिज एक्ट के हिसाब से पैसा क्यों नहीं दिया गया? वो सरकार की योजना लेके आदिवासी नहीं रहता, वो हिंदू बन जाता है। आदिवासी किसी धर्म का नहीं है, वो संस्कृति को मानने वाला है। जब धर्म पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासियों की संस्कृति इस देश में है। इतना ही नहीं, जब भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी भारत में रहता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एंथ्रोपोलॉजी बोल रही है, ये मानव शास्त्रीय रिपोर्ट बोल रही है। हमारे लोग गरीब है, चलेगा, लेकिन दिमाग से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज दिमाग से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। ये बिरसा मुंडा ने बोला था। राघोजी भांगरे के बारे में लोग जानते नहीं थे। हमारे लोगों को क्रिमिनल ट्राइब बोलते हैं, गुनहगारी जमात। राघोजी भांगरे की तो पूरी खानदानी स्वतंत्र सेनानी थी। ऐसी एक परिवार बताइए पूरे महाराष्ट्र में कौन है? चर्चा नहीं होती इस पर चर्चा ही नहीं होती कि भाई आदिवासी का आदमी है तो उसको छोड़ दिए। मैं पत्रकार लोगों से भी यहां बोलना चाहता हूं, साहब जिसको फांसी देते हैं उसकी फोटो रहती है। आप आदिवासियों के 1000 नाम ले लो, उनको फांसी दी गई, उनके रिकॉर्ड में नाम भी नहीं है, गैजेट भी नहीं है। एक फोटो नहीं है राघोजी भांगरे की। वो बाकी जितने शहीदों के नाम लिए इन्होंने, उनका नाम ही नहीं है। आदिवासियों के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाए वो स्वतंत्र सेनानी है, लेकिन आदिवासियों के तो परिवार तबाह हो गए, लेकिन उनको अभी तक के स्वतंत्र सेनानी का सर्टिफिकेट उनके पास में नहीं है। ये लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई पूरे भारत में, भारत के जो मूल निवासी है, ओबीसी है, मराठा है, इनको अगर कोई बचा सकता है भारत में तो केवल आदिवासी बचा सकता है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा उस दिन मराठा, ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि उनके पास उनके सांस्कृतिक अवशेषों का आखिरी अगर एविडेंस है तो आदिवासी है। राघोजी भांगरे की पत्नी के बारे में जब आप सोचोगे, इतनी बड़ी फौज बनाई उस वक्त। राघोजी भांगरे के कैरेक्टर कोई
अलग कैरेक्टर नहीं था, बहुत खतरनाक कैरेक्टर। आप पिक्चर बना रहे साहब, आप जरूर बैठे। राघोजी भांगरे केवल क्रांतिकारी नहीं था, जो क्रांतिकारी है जिनको बोलते हैं क्रांतिकारक था वो। महाराष्ट्र की जमीन पर क्रांति का मुख्य कारण राघोजी भांगरे था। उनके पिताजी को अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा हुई, उनका भाई मर, उनकी दादी मरी, उनका पिताजी मरा, राघोजी भांगरे मरे और उनकी मिसेस भी मरी, पूरा परिवार शहीद था। चाहते क्या थे वो? राघोजी भांगरे लड़े, मरे, फांसी पे लटके, चाहते क्या थे वो? राघोजी भांगरे का सोच क्या था? राघोजी भांगरे की सोच के हिसाब से आप देखोगे, आपको कोई भी ये जो जितने 12 ज्योतिर्लिंग है, वो लिंग में कहीं पर भी आपको ये आर्यन पूजा नहीं दिखेगी। आपको आदिवासी की पूजा ही अलग थी। महुए की दारू, धतूरा, वो पेड़, वो बेल, काटा निकाल के चढ़ाते थे, फूल नहीं चढ़ाते थे आदिवासी। आप जाइए कुंवारा भीषण में, यहां पे भी मंचर है, यहां पे भीमा शंकर है, वहां पे भी मंचर है नागपुर में, और वहां पे कुंवारा भीषण है। इसके लिंक देखिए, क्योंकि दुनिया का पहला आदमी कुंवारा भीषण के पास में मिला, ये प्रूफ हो गया है। अभी ऐसा बताई जा रही है नई थ्योरी कि अफ्रीका से भारत में आदमी आया। गलत बात, भारत से आदिवासी आदमी अफ्रीका में गया। आज पूरे आदिवासियों के पहचान का प्रश्न है, आपके बाल बच्चों के पहचान का प्रश्न है। वहां कोई प्रमाण पत्र नहीं लगेगा मेरे भाई, आपको मान्यता लगेगी। ये कैसी परिस्थिति है कि देश तुम्हारा है, तुम इस देश के नागरिक हो, मालिक हो, बावजूद इसके देश की सरकार बोल नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद भी। ऐसा कौन से समाज के साथ में हो रहा है? ये आपकी पीढ़ी को जिंदा रखने का इश्यू है। हमारे नेता डरते हैं, जो सच है उस पर बात होनी चाहिए, और एक लंबी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए बिरसा ब्रिगेड का निर्माण किया गया। नेता का बेटा नेता नहीं, और राजा का बेटा राजा नहीं। समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए करके प्रशिक्षण देते हैं उसको। वो तैयार होना चाहिए, उसके जीवन का कुछ हिस्सा इस समाज को मिलना चाहिए, कुछ योगदान उसके इस समाज में होना चाहिए। अरे आप पैदा हुए तो मरने वाले हो, लेकिन जिस समाज में पैदा हुए उस समाज के लिए कुछ करना है आपको। क्या राघोजी भांगरे ने तुम्हारे वजह से फांसी दिया क्या? कुछ सोचा था ना? तुम्हारा कोई रिश्तेदार था क्या? बिरसा मुंडा तुम्हारा कोई रिश्तेदार था क्या? अरे गर्लफ्रेंड के लिए लोग फांसी में लटकते हैं, लेकिन बाप के लिए बेटा फांसी में नहीं लटकता है। लेकिन तुम्हारी कौम के लिए ये लोग जो फांसी में लटके, उनकी सोच क्या थी उस बारे में सोचो। जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिए तो उसको भगवान बोला गया, इनको तो फांसी के तख्ते पे ही चढ़ा दिए, आपने अभी तक भगवान नहीं बोला उसको। अभी भी राघोजी भांगरे, केंगरे, टंटाभील, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रेंगा पोर्टू, इनके नाम नहीं लेते आप। आपका बच्चा जो लड़ाई नहीं लड़ा, वो लड़ाई इन्होंने आपके लिए लड़े, तब जाके आप अस्तित्व में हैं। आपके बदन पे कपड़े हैं तो इसके पीछे ये शहीदों का हाथ है। कोई भगवान ने आदिवासियों को जमीन नहीं दिया। आपकी संस्कृति को समझो, आपके इतिहास को समझो। और ये जो बिरसा ब्रिगेड है, जो आदिवासी विचार मंच के मार्फत ऑपरेट होता है, किसी भी कार्यकर्ता में ये गलत फहमी निकाल दो कि मैं सब कुछ हूं। ये पदवद कुछ नहीं होना, मिशन यहां चलता है। मैं अध्यक्ष आओ, मैं सचिव आओ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आओ तो गरीब थे। यहां है कि कुछ तुम उस समाज के प्रतिनिधि हो जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, जिसके जीवन का मूल्यांकन प्राणी से भी कम है।
पीओ साहब बैठे हैं, आश्रम स्कूल में बच्चा मरता है तो 35,000 का चेक देते हैं उसे। ईद का बकरा 1 लाख रुपए का बिकता है। आदिवासी बच्चे की जान की कीमत 35,000 और बकरे की कीमत 1 लाख। आपके जीवन का मूल्यांकन क्या हो गया है? खत्म हो गए। छोटी छोटी लड़ाई में अपना टाइम पास कर रहे हैं हम। समाज बहुत ऊंची चीज आहे. समाजाशिवाय तुमचं अस्तित्व राहणार नाही. समाज जिवंत राहणार तर तुम्ही जिवंत राहणार. ज्या दिवशी तुमचा समाज समाप्त होऊन जाईल त्या दिवशी तुमचं अस्तित्व राहणार नाही. राघोजी भांगरे समाज के लिए मरे, टंट्याभील समाज के लिए मरे, बिरसा मुंडा समाज के लिए मरे. ये व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद के बीमारी से बाहर निकलो, संगठनवाद के बीमारी से बाहर निकलो, सही मिशन चलाओ. यही बिरसा ब्रिगेड का मेन उद्देश्य था और इसलिए यह वर्धापन दिवस मनाए. एक तरफ शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये राजकीय शिव है. हमको राज्य में कैसे अपनी पकड़ बनाना है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से हम लोग एक करते हैं. एक ये शिव का मामला है और दूसरा आध्यात्मिक शिव का मामला है और दोनों को ब्राह्मणवाद से डर है. शिवाजी महाराज की लड़की की जो सजा है, छत्रपति संभाजी महाराज को जो सजा मिली है, जो उनका इनकाउंटर हुआ है, उस पर सोचो. शिवाजी महाराज की जयंती मना के खुश होने का दिन नहीं है आज. शिवाजी महाराज के परिवार का जो त्याग है, उसके साथ जो षड्यंत्र हुए, उस पर रिव्यू करने का, उसको पूरे अच्छे तरीके से उसकी समीक्षा करके उस पर चिंतन करने का टाइम है आज. मराठा क्लेम करते हैं कि हम शिवाजी महाराज को सबसे ज्यादा मानते हैं. बाकी लोग क्लेम करते हैं हम शिवाजी महाराज को सबसे ज्यादा मानते हैं. हमने पिछले प्रोग्राम में बोला, हड़कंप मच गया. मैंने बोला शिवाजी महाराज के साथ और उसके परिवार के साथ, उनकी सोच के साथ सबसे ज्यादा ईमानदार अगर कोई कौम थी तो वो आदिवासी थी. इसलिए परिणाम दिखता है कि सिमनेरी का किला आदिवासियों का, जमीन आदिवासियों की, सेना आदिवासियों की, राजा शिवाजी. ये उदाहरण देखिए आप. ये किसने किया? ये आदिवासियों ने किया. स्वीकार किया आदिवासियों ने शिवाजी महाराज को. लोगों ने तो हिस्सेदारी मांगी है, आदिवासी ने कोई हिस्सेदारी नहीं मांगा शिवाजी महाराज से. और इसलिए शिवाजी महाराज के विचारधारा और संभाजी महाराज की विचारधारा को हम अपना आदर्श समझ के आज के दिन वर्धापन दिवस मनाते हैं. यह है बिरसा ब्रिगेड. एक देश की सांस्कृतिक नई लड़ाई के बारे में हम लोग सोच रहे हैं. एक तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं भाई देश धर्म है, धार्मिक राष्ट्र बनाओ. यह सांस्कृतिक राष्ट्र था, है और रहेगा. यहां धर्मनिरपेक्षता थी. सब धर्म के लोग रहते हैं, यहां सब जमात के लोग रहते हैं, सब वंश के लोग रहते हैं. लेकिन इनके अलावा एक ऐसे वंश के भी लोग रहते हैं जिनका यह देश है, जो इस देश के प्रथम नागरिक है. उनका नाम है आदिवासी. क्योंकि जो संस्कृति है ये 10,000 साल पहले से है. धर्म तो 4,000 साल पहले पैदा हुआ है. तो आदिवासी समाज ये सांस्कृतिक समाज है, धार्मिक समाज नहीं है. आप लोग आज के मौके पर सब लोग थक गए. इतना अच्छा आप लोगों ने आयोजन किया. मैं आया भीमा शंकर में, मैंने देखा वहां पर भी ये सब चीजें. ये धार्मिक झगड़ा या किसी विशेष समाज से झगड़ा, ये सब्जेक्ट नहीं है बिरसा ब्रिगेड. बिरसा ब्रिगेड का सब्जेक्ट यह है कि 5वीं अनुसूची में वो जमीन जिस पर आदिवासी रहते हैं या आदिवासियों का उल्लेख है, उस जमीन पर कोई नई बॉडी बन सकती है क्या? चाहे वो चैरिटी की बॉडी हो या पॉलिटिकल बॉडी हो, वो बन सकती है क्या? इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. यही हाईकोर्ट में हमारा सबमिशन है कि जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जिसको शेड्यूल एरिया बोलते हैं. आपने अभी वो
अनिल गवाले का नाम सुना। इगतपुरी ने पूरे आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, लैंड माफिया ने उनको मारे। पूरी इगतपुरी का क्षेत्र 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, जहां कोई गैर आदिवासी जमीन ले नहीं सकता है। वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े रिजोर्ट्स बना के रख लिए। ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हो नहीं सकता है। ये जो है ये इलीगल है, इसको लीगल अप्रोच नहीं मिल सकता है। चैरिटी उसको अलाउ नहीं कर सकती है। ये इलीगल बॉडी है। पारंपरिक तरीके से आदिवासियों को 5वीं अनुसूची में यह अधिकार है कि वो अपना स्वयं शासन चला सके। और ये जो मंदिर है ये उसी का हिस्सा है। झगड़ा वहां काम करने वाले या उसका पूजा करने वाले लोगों से नहीं है। झगड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का है, भगवान का झगड़ा नहीं है। शंकर भगवान तो सर्वमान्य है, वो सबका भगवान है, क्योंकि वो आदिवासी है बुनियादी रूप से। उसकी हालत देखी ना तुमने, कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहना हो। उसको देखो और बिरसा मुंडा को देखो, उसको भूमिति लगा दिए, उसको नाग लगा दिए, ऊपर से वो पानी का लगा दिए और ले जाके उसको ठंडे प्रदेश में बिठा दिए। अब इतनी ठंडी में वो तांडव नहीं करेगा क्या? तो फिर वो उत्तराखंड का लफड़ा होता है। फिर इधर प्रलय आता है, इधर वो होता है। एक जन ने मेरे को पूछा, भाई वो वहां प्रलय आया, इतना वो सब हो रहा है, वो कौन सा एरिया था वो? केदारनाथ में ऐसा क्यों आया? मैं दिल्ली में था। तो मैंने एक जन के कान में बोला, देख बुरा नहीं मानना, तू पत्रकार जरूर है, लेकिन मैं तेरे को बता देता हूं, ये शंकर भगवान को गावटी भाषा आती है, इसको संस्कृत नहीं आता है, क्योंकि संस्कृत भाषा बाहर से आई है। इसको मराठी आती है। लास्ट टाइम मैंने बताया था मराठी ये आदिवासी भाषा है, क्योंकि वो मराठी है, मावली भाषा है। उसका डेवलपमेंट देखो, वो आदिवासी भाषा है। तो इसको संस्कृत नहीं आती है और बार बार जाके तुम उसके कान में संस्कृत के मंत्र बोलेंगे तो मुंडी भी नहीं हिलाएगा क्या होगा? तो जो लैंग्वेज है शंकर भगवान की, वो कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई पूजा पद्धति नहीं है। जिसको जैसा लगता वैसा, जितना ठेवला तितना ठेव। ये पत्थर लिया, लगाया उसने, सिंदूर लगा दिया तो बजरंग बली, और ऐसा लगा दिया तो शंकर भगवान। ये देव की कंसेप्ट है। शंकर भगवान के पास त्रिशूल है, उसके पास गाय है यानी बैल, नाग है, पानी है। जो जो चीजें खेती के लिए लगती है वो सब चीजें शंकर भगवान के पास आपको दिखाई देती है। ये कृषिक भगवान है, कृषि संस्कृति का प्रतीक है वो। और आपको बताऊंगा मैं कि सिंधु संस्कृति में सबसे पहले खेती का जो अनुसंधान करी तो महिला ने करी है, पुरुष ने नहीं किया। और आदिवासी संस्कृति की जो निर्माता है वो महिला है। मातृसत्तक पद्धति को मानने वाले लोग हैं हम। हमारे यहां भगवान से बड़ा स्थान मां का होता है। आप लोग आज के मौके पर, इस वर्धापन दिवस पर 3 बातें हमको याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों को मूल निवासी की मान्यता दिलाने की है। हमारी लड़ाई आदिवासियों को कल्चरल कोड दिलाने की मान्यता है। और हमारी लड़ाई आदिवासियों की जल, जमीन, जंगल को प्रोटेक्ट करके उनके वास्तविक सामाजिक अधिकार दिलाने की लड़ाई है। इसलिए बिरसा ब्रिगेड का निर्माण हुआ है। और इस संगठन में आप लोग मुंह से मत जुड़ो, दिमाग से जुड़ो। मी तुमच्या सोबत आहे सतीश भाऊ, तो तुझ्याकडे ठेव ते शब्द आणि तू पण घरी राह। बहुत अच्छा आदमी है, किसी के लेने देने में नहीं है, कलेक्टर है, कमिश्नर बन गया है, बेचारा सुबह ड्यूटी जाता, शाम में अपने घर में आता, किसी को कुछ बोलता नहीं है, संडे को मटन खाता। अबे ऐसा आदमी समाज के लिए मरा हुआ आदमी है। ही इज अ डेड मैन, ही इज नॉट अ हेड मैन। हमको ऐसे लोग तैयार करना है जो समाज के प्रति सोचते रहे। आप समाज के भगवान हो,
आप ही समाज के चालक, पालक और मालक हो। भगवान नहीं बनाता समाज को, आदमी बनाता है। आज के मौके पर मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिरवर साहब आके गए, बाकी सब लोग हैं, हमारी बहनें हैं, माता है, सब लोग खड़े हैं। ये वर्धापन दिवस एक ऐसी जगह भीमा शंकर में हो रही है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना भाई, ये आंदोलन पूरे देश में जाएगा। यहां से ये केवल भीमा शंकर का आंदोलन नहीं है, ये भोला शंकर का आंदोलन है। हमको ये शिव को भी बचाएंगे हम, छत्रपति शिव को भी आदिवासी बचा सकता है, और भोला शिव यानी भोलेनाथ को भी आदिवासी बचा सकता है, कोई दूसरा नहीं बचा सकता है। पहचान बदल गई है सब चीजों की, दुकान बना ली है उसको पैसा कमाने की। भगवान यानी बिल्कुल एक इंडस्ट्री नहीं चलती, उतना मंदिर चलता है। वो जो हनुमान जी के यहां घी के लड्डू लाते, वो हनुमान जी खाता है क्या? वो तो पंडित खा लेता है। वो हनुमान जी काला और पंडित गोरा दिखता है, उसकी हालत हनुमान जी से भी ज्यादा टैक हो जाती है। सवाल है, मेहनत करने के बाद भी बेचारे भीख मांग रहे ऐसे लोगों का, और जो मेहनत नहीं कर रहे और पैसा कमा रहे, फूल रहे, उनके बाल बच्चे पूरे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको केवल आदिवासी का ही साथ नहीं होना, आपको सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का भी साथ होना। ब्राह्मण भी नहीं छूटेगा इससे। अब तो ब्राह्मण भी बियर बार के सामने चौकीदारी करता है। वो जो आपके सार्वजनिक शौचालय रहते हैं वो ब्राह्मण चला रहा है। जो लड़ाई है, जो बेसिक लड़ाई है, उसकी तरफ आप अपने बाल बच्चों का ध्यान लगाओ। अपनी पढ़ाई, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपना घर, अपना समाज, हर जगह पे एक सामाजिक केंद्र होना चाहिए, एक मिशनरी लेवल का काम होना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से विनंती है। मैं बोलूंगा ज्यादा, मैं 5 घंटे भी बोलूंगा तो कम है। मेरी इच्छा ही रहती है कि सबसे बात करते रहो, लेकिन मेरा बड़बड़ करना ज्यादा ठीक नहीं है। आप लोग भूखे हैं, सब लोग पत्रकार भाई है, हमारे सब लोग हैं। जो बेसिक इशू है वो आदिवासियों की आइडेंटिटी का इशू है, जिसको लेके बिरसा ब्रिगेड पूरे देश ही नहीं, आज 7 देशों में बिरसा ब्रिगेड का नेटवर्क है, दूसरे देशों में भी। ये संगठन कोई चिल्लर संगठन नहीं है। अगर किसी नेता को ऐसा गलत फहमी है कि मैं इनके पीछे पटाखे बांध दूंगा और संगठन खत्म कर दूंगा, तो वो गलत फहमी उसकी एक ही महीने में दूर हो जाएगी। और कोई ऐसा समझ रहा होगा कि आदिवासी को अभी निपटा देंगे, फलाना कर देंगे, तो मारने के पहले मरने का भी डर रहेगा। क्योंकि अब मरता क्या नहीं करता, ऐसी स्थिति में पूरा समाज आ गया। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनंती है कि ये संगठन नहीं है, मिशन है। ये किसी के बाप का मिशन नहीं है, ये समाज का मिशन है, आने वाली पीढ़ी का मिशन है। आपको किसी की परमिशन लेके मिशन का काम करने की जरूरत नहीं, आप आज से शुरू कर सकते हैं। आपको आपका समाज का काम करने के लिए कौन रोकेगा भाई? आपको अपने शहीदों का काम करने के लिए कौन रोकेगा भाई? ये मिशन है। हाँ, इसके सिस्टम के साथ आपको चलना है, और ये मिशन किसी धर्म, संप्रदाय और जाति के खिलाफ में नहीं है। ये संस्कृति, सभ्यता, अधिकार और संविधान के फेवर का मिशन है, समाज के फेवर का मिशन है, समाज को पुनर्निर्माण करने का मिशन है। आज हम लोग इस मिशन के जो मूल तत्व है उसको लेकर अगर आप जीते हैं तो एक मिशनरी जीवन आप लोग जी सकते हैं। इससे कोई रास्ता निकल जाएगा आने वाली पीढ़ी के लिए, नहीं तो कोई रास्ता नहीं बचा है तुम्हारे पास। कितने भी प्रोग्राम ले लो, कितने भी भाषणबाजी करो, जब तक कि आपके पास सोशल मिशन नहीं है, आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है, आपकी बहन सुरक्षित नहीं है, आपकी मां सुरक्षित नहीं है। मेरा बोलना आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है।